हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि भूमि क्या होती है, भूमि उपयोग, भूमि संरक्षण, मृदा निर्माण के कारक। अब हम पढ़ेंगे मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षति और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मतलब इन कारणों से जो मृदा है वो हमारी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। अब आते हैं इस मृदा संरक्षण के कुछ विधियां हैं जिससे हम मृदा को संरक्षित करके रख सकते हैं। मल्च बनाने, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से ढकी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। दूसरा है वैदिक फार्म, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। समुच्चय रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है ताकि जल के साथ साथ जो है मिट्टी भी ना बहे। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और सूक्ष्म प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समुच्चय रेखीय रोधिकाएं, समुच्चय रेखीय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास मृदाओं का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बनाई जाती है। चट्टान बांध, यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। जैसे इस पिक्चर में देख रहे हो आप, इस तरीके से एक ही लाइन में कुछ भी फसल उगा दी जाती है और बीच में स्पेस, मतलब बिल्कुल लाइनिंग में फसल उगाई जाती है और बीच में जो है मृदा को सुरक्षित रखा जाता है। ये अलग अलग टाइम पे, मतलब अलग अलग समय पे मौसम के अनुसार किया जाता है। फिर आता है जल क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब मानवीय उपयोग मतलब हमारे मनुष्य के उपयोग के लिए। अलवण जल क्या होता है, फ्रेश वाटर, मतलब बिल्कुल ताज़ा पानी, शुद्ध जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। मतलब हम बर्फ़ जैसे और हिमालय जैसे, मतलब बर्फ़ वाले पहाड़ों में हम उस पानी को यूज़ नहीं कर सकते, वो बर्फ़ के मतलब सॉलिड है एक तरीके से। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है।
और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। और ये जो जल है वो किस रूप में हमारे पास है? भूमजल, नदियाँ, झील के पृष्ठ जल के रूप में यह, तथा वायुमंडल में जल वाष्प यानी कि वो एवपोरेशन जो प्रक्रिया होती है, जो भाप बन के पानी उड़ता है, उसके रूप में हमारे पास पाया जाता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। ये बिल्कुल लिमिटेड है। इसकी मतलब मात्रा जो है बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल लिमिटेड है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। मतलब जो वाटर साइकिल है उसके द्वारा ये चलता रहता है, इसीलिए हमें पानी की कभी भी महसूस नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हम इसको जल चक्र के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वाटर साइकिल जो होता है उसके नाम से जानते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने व धुलाई, मतलब ना सिर्फ अपने यूज़ के लिए, बल्कि जल कृषि उद्योगों, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत यानी कि बिजली उत्पन्न करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है पानी का। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की जो आपूर्ति है वो, मतलब उस अलवणीय जल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्योंकि आजकल क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की मांग बढ़ती जा रही है, लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, तो उसकी वजह से पानी जो है वो कम होता जा रहा है। जल उपलब्धता की समस्या विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब इन जैसे जो जगहें हैं वहाँ पे बहुत कमी है यहाँ पे पानी की। यहाँ पे ज़्यादातर सूखा पड़ने वाली जलवायु है और अक्सर सूखा ही पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। जल संसाधनों का संरक्षण, जल का संरक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं? आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि एक जल नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, मतलब जिस तरीके से अशोधित और आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक है। मतलब जो हम लोग फैक्ट्रीज वगैरह से नाइट्रेट वगैरह जो निकलता है उससे जो है पानी ज़्यादातर गंदा हो रहा है, और जो हम मानवों द्वारा कूड़ा करकट, मल मूत्र वगैरह जो हम करते हैं उसकी वजह से जो है पानी जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो इसको हम लोगों जितना कम करें उतना ही हम पानी को संरक्षित करके रख सकते हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूर्ति करते हैं। मतलब जो वन है और अन्य वनस्पति जो है वो पानी की पूर्ति में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। मतलब जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले सूक्ष्म प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है।
प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल भी कहते हैं। स्थलमंडल यानी कि भूमि, जलमंडल यानी कि पानी वाली है, और वायुमंडल यानी कि हमारी जो एयर कंडीशन है उसको मिला के उसके बीच में जो एक क्षेत्र मिलता है जहाँ पे लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, अन्य वनस्पति रहती है, उसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीव जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं।